नमस्कार दोस्तों, मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है और पूरे देश में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनको याद किया जा रहा है, उनके बारे में चर्चाएं की जा रही है। बहुत सी जगह प्रार्थना सभाएं हो रही है और इस तरह से महात्मा गांधी को देश में याद किया जा रहा है। कहीं फल वितरित कर रहे हैं, कहीं तो अलग अलग तरह से अलग अलग जगह महात्मा गांधी को याद किया जा रहा है। पर मेरा सवाल ये है, मैं आज महात्मा गांधी पे ही बात करना चाहता हूँ और मैं पूछना चाहता हूँ, कौन थे गांधी। मेरा एक लेख है, छोटा सा लेख है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ आज के दिन, उनको श्रद्धांजलि देने के रूप में। तो उसमें मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन थे गांधी। अब और क्यों याद करते हैं, गांधी के समग्र विचार क्या थे, क्यों याद करते हैं गांधी को। मतलब गांधी के बारे में तो सब जानते हैं, मतलब गांधी को तो सब जानते हैं कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे और उन्होंने देश को आज़ाद कराने के आंदोलन को लीड किया। लेकिन उनके विचारों के बारे में भी लोग अवगत नहीं है और उन्होंने कैसे देश को आज़ाद कराया, इसके बारे में भी उन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है और ख़ास तौर से युवा वर्ग को ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि युवा वर्ग के सामने गांधी को जिस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए था वैसे किया ही नहीं। दोस्तों, पूरी बात करें, पूरा लेख में पढ़ूं उसके पहले मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं हिम्मत सेठ बोल रहा हूं और महावीर समता संदेश इस पे मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, सोशल ग्रुप्स में डालें, कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। इस अपील के बाद दोस्तों मैं इस लेख को पढ़ता हूँ। आइए जानते हैं गांधी के बारे में। प्रसिद्ध समाजवादी चिंतक एवं सांसद, पूर्व सांसद किशन पटनायक एक लेख में लिखते हैं, गांधी दुनिया के इतिहास में उन लोगों की कोटि में आते हैं जिन्होंने सड़कों पर लाठी गोली और खून खराबे की स्थितियां पैदा की थी। सब लोग कहते हैं कि गांधी तो अहिंसावादी थे, लेकिन कर्म क्या थे उनके, ये आप देखिए। थे अहिंसावादी, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर उन्होंने लाखों लोगों को बेचैन और विद्रोही बनाया था। घूंघट में रहने वाली औरतों को सड़कों पर उतार दिया था। साम्राज्यवादियों में भय और ब्राह्मणवादियों में प्रतिहिंसा का आक्रोश पैदा किया था। ये गांधी किसी के लिए एक तथ्य भी हो सकता है और किसी के लिए एक कल्पना भी। गांधी की जो बेजान मूर्ति वाली प्रचलित छवि है, उसका कोई सामंजस्य इस गांधी से नहीं है। भारत का पूज्य गांधी एक बूढ़ा आदमी है। चंपारण में उसकी क्या वेशभूषा थी, इसका ख्याल किसी को नहीं आता। दांडी मार्च की तस्वीर भी कहीं दिखाई नहीं देती। तीन बंदरों वाला या शांति शांति कहने वाला मुद्रा में खड़ा या बैठा हुआ बुद्ध सब जगह दिखाई पड़ता है। हर गांव में एक ऐनक वाली निस्तेज वृद्ध व्यक्ति गांधी के रूप में दिखाई देता है। मानो जुझारू जवान आदमी गांधी नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारे यहाँ 2010 की बात होगी या 11 की होगी, ज़्यादा 10 की ही है शायद। कनक तिवारी हमारे यहाँ आए थे। उन्होंने जो भाषण दिया, गांधी पे ही वो बोले थे, लेकिन उन्होंने जो भाषण दिया वो ये इस तरह से शुरू किया उन्होंने कि मैं उस गांधी की बात करने आया हूँ जो सूट बूट पहने एक बैरिस्टर था। और मैं उस गांधी की बात नहीं करता जो हाथ में लकड़ी लिए बूढ़ा आदमी चल रहा है जैसे अपने बेटी का ब्याह के चिंता में फंसा हो। मैं उस गांधी की बात नहीं करता। मैं उस गांधी की बात करता हूँ जो सूटेड बूटेड है
और बैरिस्टर हैं। तो ये मुझे इसलिए याद आ गया इस बीच में कि मैं भी आज जवान गांधी की बात करना चाहता हूँ। ये हम और आप पर निर्भर करता है कि हम किस गांधी की चर्चा करना चाहते हैं, एक अहिंसक शांति करने वाले गांधी की, या एक जवान आंदोलनकारी दुनिया को बदलने की सोच व सामर्थ्य रखने वाले गांधी की। अगर आपको वास्तव में गांधी को जानना है, पहचानना है, तो उस गांधी की बात करनी पड़ेगी जिन्हें अंग्रेजों ने रेल के डिब्बे से अपमानित करके फेंक दिया था, और उसके फलस्वरूप गांधी ने अंग्रेजों की न केवल दक्षिणी अफ्रीका में बल्कि पूरे विश्व में अंग्रेजों की सत्ता हिला दी। दुनिया के एक बड़े भूभाग में से अंग्रेजों को भागना पड़ा था। ये थे गांधी। वे 1915 में दक्षिणी अफ्रीका से भारत आए, भारत को जानने के लिए भारत का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान ही वे चंपारण पहुंचे और वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा देखकर उनका मन द्रवित हो गया, और उन्होंने वहां के किसानों को शोषण के विरुद्ध लड़ने का हौसला दिया और उस आंदोलन को जीतकर ऐतिहासिक बनाया। 1918 में अहमदाबाद कपड़ा मिल मजदूरों के आंदोलन में कूद पड़े। पहली बार मजदूर आंदोलन में अनशन का प्रयोग किया और उस मिल के मालिक को से सम्मानजनक समझौता करना पड़ा। उसके बाद तो खेड़ा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, पता नहीं कितने आंदोलन छेड़े और लोगों को भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। अंत में 1942 का अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया और आम नागरिकों को करो या मरो का आह्वान किया। लोगों का अंग्रेजों के जुल्म राज की समाप्त कर आज़ादी प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। लोगों के मन में जो एक भय व्याप्त था, उसको निकालने में वे कामयाब रहे। लाखों लोगों को अंग्रेजों की सरकार के विरुद्ध आंदोलन में भागीदारी करने सड़कों पर उतारा। क्योंकि 8 अगस्त को अंग्रेज पुलिस की महात्मा गांधी सहित कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 9 अगस्त को गवालिया टैंक मैदान पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अरुणा आसफ अली ने तिरंगा झंडा फहराकर सम्मेलन का आगाज किया। उन्होंने ये सारा कमाल अपनी नीति और सिद्धांत के आधार पर किया। उन्होंने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया। वे जानते थे कि जब तक संपत्ति का मोह रहेगा तब तक अहिंसा की पालना संभव नहीं है। उन्होंने अपरिग्रह को अपनाया। उन्होंने अपने नाम की संपत्ति नहीं बनाई, उन्होंने तो अपने वस्त्र तक छोड़ दिए। एक धोती में ही सारी जिंदगी निकाल दी। उद्योगपतियों को ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। आज वोट के लिए दलित नेता उनकी कितनी ही आलोचना करें, लेकिन उन्होंने दलित उद्धार और छुआछूत के विरुद्ध जबरदस्त काम किया। उन्होंने अपने आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण सहित सभी बिरादरी के लोगों को भी शौचालय की सफाई अनिवार्य रूप से करवाई। वो संकल्प लिया कि वे उस शादी में भागीदारी करेंगे जिसमें एक दलित और एक सवर्ण की जो शादी हो, उसे निर्माण वे हिंदू धर्म को मानते थे। लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त कुरीतियां और उन्हें अन्य भक्ति को कभी नहीं माना, बल्कि उनका विरोध किया। उन्होंने राम राज्य की बात कही, लेकिन उनके राम दशरथ पुत्र नहीं थे। उनके राम तो घट घट में बसने वाले राम थे। इन सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण कार्य उनका था पश्चिम की शोषण भर और उपभोग पर टिकी अर्थव्यवस्था को चुनौती देना। गांधी ने पश्चिमी सभ्यता को और संस्कृति को शैतानी सभ्यता कहा और ग्राम स्वराज विकेंद्रित अर्थव्यवस्था का आदर्श रूप में प्रस्तुत किया। आज पूरे विश्व पर नज़र डालें, पश्चिमी सभ्यता के तांडव को आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कैसे पूरे विश्व में एक नफरत और घृणा का वातावरण बना हुआ है। कैसे बड़े बड़े देश विनाशकारी हथियारों का उपयोग करके बस्तियों को रौंद रहे हैं। कैसे कैसे छल कपट करके उत्पादन के साधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज देश तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। वैश्विक युद्ध न भी हो, तब भी प्रकृति का अनाप शनाप दोहन में ही
मानव की नहीं जीव जगत के ऊपर बड़ा संकट मंडरा रहा है। धरती का तापमान 1.15 डिग्री बढ़ गया है। विश्व के सारे वैज्ञानिक कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि कार्बन उत्सर्जन कम नहीं करेंगे तो धरती पर 20-30 साल में जीव बचेगा ही नहीं। ऐसे समय में गांधी सामने दिखते हैं। उनकी सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, बंधुत्व और समता का संदेश ही एकमात्र सूत्र है जो हमारे आए संकट से उभार सकते हैं और हमारे भविष्य की राह आसान कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने तो 1907 में ही हिंद स्वराज के माध्यम से पूरे विश्व को इस लुटेरे सभ्यता के बारे में संदेश दे दिया था, लेकिन हम ही पश्चिम की चकाचौंध से चकरा गए और उनके स्पष्ट संदेश को समझने में नाकामयाब रहे। अब भी समय है, हमें महात्मा गांधी के सूत्र को अपनाना चाहिए। दोस्तों, महात्मा गांधी केवल भारत के राष्ट्रपिता ही नहीं रह गए हैं, वो पूरे विश्व में छाए हैं। उनके नाम उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ ने घोषित किया है और पूरे विश्व में वो अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 180 देशों में गांधी जी के स्मारक बने हुए हैं। 108 देशों में तो उनकी स्टैचू लगी हुई है। तो ये थे गांधी का किसी का विरोध नहीं था। अब ये अलग बात है कि आज जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चल रही है उसमें गांधी जी को आपस में टकराने की, लड़ाने की कोशिश की जा रही है। जैसे महात्मा गांधी और सुभाष के आमने सामने करके खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष जीत गए थे 1938 में, फिर भी उनको रिज़ाइन करना पड़ा। ये इसलिए नहीं करना पड़ा कि गांधी जी से वो नाराज थे, गांधी जी उनसे नाराज थे या गांधी जी उनको नहीं चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता से इसलिए इस्तीफा दिया कि उनके रहते काम असहज हो सकता था और बड़ा उद्देश्य ये नहीं था कि कौन अध्यक्ष पद पर रहे, बड़ा उद्देश्य था अंग्रेजों को भगाना। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस से भी इस्तीफा दिया, कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया और वो फिर विदेश चले गए। विदेश में जाकर के उन्होंने सेना तैयार की। उन लोगों को जापान, जर्मनी, इटली जैसे देशों से उन्होंने ये कहा कि भाई जो युद्ध अपराधी जो प्रिजनर हैं, जेल में हैं, आपने जेल जिनको बंद कर रखा है, उन्हें आप हमें दे दीजिए, हम अंग्रेज़ों के खिलाफ इनके फौज बना करके अंग्रेज़ों को भगाने के लिए लड़ेंगे। तो इसमें कोई वो विरोध नहीं था। हाँ, मतभेद बिल्कुल नहीं था, विचार में भिन्नता थी। सुभाष चंद्र बोस समझते थे कि केवल अहिंसा से हम अंग्रेज़ों को नहीं भगा सकते हैं, इसलिए हमको हथियार उठाना जरूरी है। महात्मा गांधी ने उनको आशीर्वाद दिया था, उनके साथ शुभकामनाएं प्रकट की थी कि अगर आपके विचार से और आपकी सेना से अगर देश आज़ाद हो जाता है तो मैं आपके साथ हूँ। लेकिन वो जानते थे कि हथियार उठाने से हम नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया और अहिंसा के मार्ग से और असहयोग आंदोलन से उन्होंने देश को आज़ाद करवाया। तो महात्मा गांधी कोई मामूली चीज़ नहीं थे। नोआखाली पश्चिमी बंगाल, जो आजकल बांग्लादेश कहा जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खून खराबा हो रहा था। महात्मा गांधी वहाँ अकेले गए और पैदल पद यात्रा की वहाँ पर, गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, और लोगों को मिलजुल के रहने का संदेश दिया। वहाँ पर उन्होंने अनशन किया और कहा कि जब तक ये खून खराबा बंद नहीं होता मैं अनशन करूँगा। 3-4 दिन में ही वो वहाँ पर खून खराबा बंद हो गया। तो गांधी का आत्मबल इतना था कि उसके सामने कोई टिक नहीं सकता था।
उन्होंने जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जब डॉक्टर अंबेडकर ने अलग इलेक्ट्रोल की मांग की थी और अलग अपने आप को मतलब या तो अलग हमें भी पाकिस्तान की तरह अलग दलितिस्तान बनाएं या हमारा भी इलेक्ट्रोल अलग करें इलेक्शन का, और उसके ऊपर गांधी जी को ये बात नहीं जची। उन्होंने कहा कि इससे हम सब बिखर जाएंगे, हमारी एकता जरूरी है। कांग्रेस अंग्रेजों को भगाने के लिए हम अलग अलग होकर के लड़ेंगे तो नहीं लड़ सकते। अंग्रेजों को लड़ने के लिए हमको हिंदू मुसलमान दलित श्रवण सब लोग चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इंडिया में आकर के पुणे में जब वो जेल में थे तो वहाँ पर उन्होंने अनशन किया। 21 दिन के अनशन के बाद डॉक्टर अंबेडकर उनसे मिलने गए, और जब मिलने गए और जब बातचीत हुई तो दोनों बहुत ही सहज स्थिति में बातचीत की, और जो जो अंबेडकर साहब ने बात रखी उन सब बातों को उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ कर के महात्मा गांधी ने उनकी बात को स्वीकार किया और पैक्ट किया। वो आज भी पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और उसी के अंदर महात्मा गांधी ने उनको एश्योर किया था कि हम आपको आपके समाज के दलित वर्ग के लोगों को हम विशेष अवसर देंगे हमारे दूसरे समाज के वर्ग के लोगों के बराबर आने के लिए। जब तक वो बराबर नहीं आते वो अवसर मिलेंगे, और उसी का परिणाम है कि हमारे संविधान में जो आरक्षण का जो दिया हुआ है ST SC का भी, और बाद में अभी ओबीसी का भी उसी समय तय हो गया था, लेकिन चूंकि उसकी संख्या नहीं मालूम थी इसलिए वो लागू नहीं, मतलब उस समय उसके ऊपर कोई आयोग नहीं बन पाया, और बाद में आयोग बना, उसकी रिपोर्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रिजेक्ट कर दिया, और बाद में मंडल आयोग बना, और वो जो सारी कहानी आपको मालूम है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि संविधान में जो आरक्षण है वो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के आपस में जो समझौता हुआ उसके आधार पर है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो परोसा जा रहा है और उसी को सामने रखा जा रहा है, तो मेरा कहना यह है कि आज के दिन हम महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए ये भी समझें या सोचें कि महात्मा गांधी के कामों को, उनके व्यवहार को और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन को कि किताबों से पढ़ें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं सही बातें मालूम पड़ेगी, किताबों से पढ़ेंगे और उसमें जो लिखा है उसको समझेंगे, तभी आप महात्मा गांधी को समझ सकते हैं, अन्यथा तो जो आपकी इच्छा है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आगे फॉरवर्ड करें, अपने सामाजिक सोशल मीडिया पर डालें और अपने परिवारजनों को बताएं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपकी कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। अगर आपने अभी तक भी हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।